देखिए, जब भी कोई भी आगे निकलता है तो उसके पीछे अकेला एक वही इंसान काम नहीं करता, बल्कि उसके पीछे एक कारवां होता है जो उसके सपोर्ट के लिए दिन रात खड़ा रहता है। मैं अपने बाल्यकाल से ही बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी और मेरे परिवार का मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, जिन्होंने मुझे हर पल आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया। मेरे पापा स्वयं प्रशासनिक सेवा में आईपीएस पद पर कार्यरत थे। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी नई शख्सियत से रूबरू होते हैं और आज जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, बेसिकली महिला सशक्तिकरण की बातें हम सभी करते हैं, लेकिन वाकई में जब किसी सशक्त महिला से हमारा मिलना होता है तो बहुत खुशी होती है। आज जिनसे मिलने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो उनके बारे में आपको देना चाहूँगा। डॉक्टर सुमन, जो कि शिक्षाविद हैं, काउंसलर हैं, लेखिका हैं, कुशल प्रशासक हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में आरएएस 2007 में बतौर आरएएस 2.5 साल उन्होंने कार्य भी किया है एक्टो पद पर। एमए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, माननीय राज्यपाल द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। एमफिल टॉपर भी रह चुकी हैं। कई राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हैं। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत से अवार्ड इन्हें मिले। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित हुए और 7 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी हुई प्रकाशित भी हो चुकी हैं। एमएन रॉय अवार्ड से सम्मानित हैं। सीएसआर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार तथा शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी द्वारा बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड भी ये प्राप्त कर चुकी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक इतनी सशक्त, अवॉर्डेड और सम्मानित महिला से जब हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो कितना कुछ अच्छा समाज के लिए हमें मिलने वाला है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर सुमन का। मैम, स्वागत है आपका थैंक यू। हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक और यू। बेसिकली मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब आपकी इतनी उपलब्धियां मैंने देखी, बिकॉज महिला के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। शादी से पहले भी होती हैं, शादी के बाद भी होती हैं। कहने की बात है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बाकी जिम्मेदारियां पहले से ही रहती हैं, है ना। चाहे इज्जत के नाम पर हो या परिवार को आगे बढ़ाने के नाम पर हो। और आपका जो शैक्षिक बैकग्राउंड रहा और जो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, तो मुझे लगता है कि आज सवाल जवाब करने में आपसे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। सबसे फर्स्ट मेरा जो सवाल रहेगा मैम, कि इतनी सारी उपलब्धियों को हासिल करने में आपको सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना, बैक सपोर्ट या पीछे हाथ किसका रहा? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत सहृदय आभार। देखिए, जब भी कोई भी आगे निकलता है तो उसके पीछे अकेला एक वही इंसान काम नहीं करता, बल्कि उसके पीछे एक कारवां होता है जो उसके सपोर्ट के लिए दिन रात खड़ा रहता है। मैं अपने बाल्यकाल से ही बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी और मेरे परिवार का मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, जिन्होंने मुझे हर पल आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया। मेरे पापा स्वयं प्रशासनिक सेवा में आईपीएस पद पर कार्यरत थे और उनका भी स्वप्न था कि मैं भी उच्च सेवा में जाऊं, और मैंने आईएएस के इंटरव्यूज़ भी 2 बार दिए, इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि जैसा कि निदा फाजली ने कहा है, सफ़र में धूप तो होगी ही होगी, चल सको तो चलो, और आगे हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की ठानी। विवाह उपरांत मेरे जो पति हैं, उनका मेरे आगे बढ़ने में बहुत सहयोग रहा। डॉक्टर जगदीश प्रसाद, वो भी एक प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी हैं। उन्होंने हमेशा मुझे हर पल सपोर्ट किया, समर्थन दिया और कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा डटे रहे। तो इसलिए जो राहें हैं वो मुश्किल ज़रूर होती हैं, चुनौतियाँ, संघर्ष सबकी लाइफ में आते हैं। कहा भी गया है, संघर्षों से ही लिखी जाती है इबारतें, यूं ही कोई इनकलाब पैदा नहीं होता। याद किया जाता है सदा हितों के रक्षकों को, कायरों का कोई इतिहास नहीं होता। तो हमारा निश्चित रूप से सपोर्ट निरंतर बना रहा। डॉक्टर साहब ने
मेरे परिवार ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित किया, जिसके कारण मैं जो भी कुछ अभी बन पाई हूँ, हालाँकि अभी मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है, क्योंकि जो संघर्ष है वो कभी भी हताशाओं की तरफ नहीं जाते, वो आगे की तरफ जाना चाहिए, मुझे लगता मतलब है। आपका सफर अभी जारी है और सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि आपने अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने पिता को और अपने पति को दिया और बेसिकली रास्ते पे चलना आपको ही है, लेकिन उनका साथ है वो बहुत बड़ी बात है। और ये वैसे आज की गर्ल्स के लिए, आज की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा जो सपना लेके चलती हैं कि कोई उनको साथ नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, और साथ होता है इनडायरेक्ट वे में ही हो। हमें लगता है जब हम सफर में चल रहे तो हम अकेले होते हैं, लेकिन हमें महसूस होता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पिता या पति इनडायरेक्टली आपके साथ खड़े हैं, नहीं तो आप सफर पे चल ही नहीं पाते। बिल्कुल। ठीक है मैम, यहाँ पे एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे वर्तमान में आप राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं प्रोफेसर के पद पर, और अभी वर्तमान में जो नई जनरेशन है जो तैयारी कर रही है प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए, और काफ़ी दिन रात प्रयास भी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे शहर में आते हैं, दिन रात रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बावजूद इसके सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल रहे हैं, तो उस संबंध में आपकी क्या राय रहेगी? जी, बिल्कुल। देखिए, ये एक आपकी मनोदशा होती है, जो कि एक क्षणिक इम्पल्स भी हो सकता है। निश्चित रूप से कि आज हमारा युवा जो है, कम समय में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए इच्छा होती है, सबकी आकांक्षाएँ भी होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन एक जिस तरीके की मेहनत करके जो उपलब्धि हम हासिल कर सकते हैं, हर चीज़ समय माँगती है, पेशेंस होना चाहिए, और कई बार जो परिवेश है उसका बहुत बड़ा रोल होता है उसके पीछे। तो निश्चित रूप से जो अपने सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण को बनाए रखना चाहिए ऐसी स्थिति में। जब भी हतोत्साहित हो तो एक पॉजिटिव, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, तो आपको पॉजिटिव रूप से उत्साहित करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको सदैव मोटिवेट करे, आपको आगे ले जाने में प्रेरित करे। तो उन लोगों को मुझे यही कहना है, सबके साथ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिप्रेशन या हताशा, निराशा कई बार सबके साथ होती है, एंजाइटी भी होती है, सबके साथ होती है। हम सब इस परिवेश का ही हिस्सा हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी मनोदशा को इस सकारात्मक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि विल पावर मजबूत रखना। सबसे पहले तो अपने आप से यह अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना, अपने आप से वादा करना कि हाँ, मैं नहीं तो कौन, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, यस आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर आई डिज़ायर एंड वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ। जैसा कि बुद्ध ने भी कहा है, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। ठीक है, कई बार आती है चैलेंजेस, लेकिन आप उनका सामना सही तरीके से करेंगे तो इस तरह की हतोत्साह, छोटा सा एक इम्पल्स होता है, क्षणिक तौर पे आती है ऐसी मनोस्थिति, लेकिन उससे उबरना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि कहा भी गया है, हार के आगे जीत है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो रहेंगे, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अगर आप निरंतर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैम, जैसे आपकी किताबें जो अभी जैसे 7 किताबें आपकी प्रकाशित हुई, तो जब आप किताब बुक्स अपनी लिख रहे थे, मतलब फर्स्ट बुक जब आपने थॉट आया कि यार मुझे बुक लिखना है, तो फर्स्ट मैं बुक का ही आपका वो जानना चाह रहा हूँ एक बार बेसिकली, कि जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कि मुझे इस चीज़ पे कुछ लिखना है, तो फर्स्ट बुक जो आपने लिखी और जो प्रकाशित हुई, तो उस दरमियान आपके सराउंडिंग जो परिवेश था या जो सराउंडिंग जो विचारधारा थी, वो थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ में। जी, बिल्कुल। देखिए, मुझे काफ़ी समय से, जब से मैंने विश्वविद्यालय सेवा में प्रवेश किया, तो मैं इससे पहले पूर्व में प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही थी। तो मुझे जैसे ही मैं यहाँ आई तो काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि मैम आपकी बुक बताइएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ाती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी कोई बुक हमें मिल सकती है। तब मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे इस तरह से कोई बुक लिखनी चाहिए। तो मेरी जो प्रथम बुक है वो हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतक एक कोर्स चलता है, उस पर ही बुक आधारित है, जो जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त जो अन्य विश्वविद्यालय हैं वहाँ के पाठ्यक्रम पे ये सम्मिलित है, ये बुक सिलेबस में है।
तो उसके बाद निरंतर जब लगा और मेरा थॉट प्रोसेस आगे बढ़ता गया, तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स और हमारी जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इन सब पर मैंने जो है किताबें मैंने लिखी और फिर वो प्रकाशित भी हुई। आपने एक वर्ड यूज किया है, आपकी जो बुक है ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी है जी। बेसिकली, और मानव अधिकार को लेकर बहुत सारी विसंगतियां भी हमारे समाज में आपने देखी होंगी, बुक लिखने के बिल्कुल। दौरान आपने महसूस भी की होगी। अभी का जो सिनेरियो जो बना है राजनीतिक क्षेत्र में, या मतलब यंगस्टर्स में भी राजनीति धीरे धीरे बहुत ज्यादा हावी होती जा रही है, तो उसका मानवाधिकार पे बहुत गलत इफेक्ट आई थिंक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो वो उसको आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे आज के परिवेश के अकॉर्डिंग? देखिए, हम सब जो व्यक्ति है, मानवाधिकार देखिए बहुत व्यापक अवधारणा है, बहुत व्यापक अवधारणा है। लेकिन हम जो है इसको केवल अपने मामले में तो मानवाधिकार होता है, लेकिन जहाँ दूसरे के अधिकार की बात होती है तो सब पीछे हट जाते हैं। सबसे बड़ी विसंगति ही यही है कि दैट इज़ द रियल आयरनी ऑफ द सोसाइटी एंड द सर्कमस्टांस, कि हम अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक होते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति जब जागरूकता का अभाव होता है, तो वही जो है इस तरह के जो दूसरे के अधिकारों के प्रति टकराव जो है उत्पन्न हो जाता है। मानवाधिकार बेसिकली जैसे आप देखेंगे कि ये एक कहीं न कहीं दूसरे के प्रति मुझे लगता है तब ये भावना जागृत होती है। आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर देखेंगे तो आपको यही बात होगी कि कहीं न कहीं अपने आप को हेजिमोनाइज़ करने की जो भावना है या अपना प्राधान्य स्थापित करने की, अपने आप को ही जो पूर्ण और सबसे प्रमुख स्थापित करने की ही एक जो अवधारणा जो है, उसके कारण जो है कहीं न कहीं मानवाधिकार से संबंधित इश्यू जो है वो राइज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप आपसी द्वेष, ईर्ष्या और एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा दुराव रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप दूसरे का बुरा करने का सोचेंगे, और वो जब वो बुरा करने की भावना जिस स्तर पर आपके मस्तिष्क में, मनोमस्तिष्क में जब घेरती है आपको, तभी जो है आप दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, और वहीं से दूसरे के जो मानव अधिकार है वो प्रभावित होने स्टार्ट होते हैं। मैम, मानव अधिकार बेसिकली एक जो छोटा सा एक सवाल हो रहा है मेरे जहन में आपके लिए, कि हम राजनीतिक स्तर पर देखते हैं, सोचते हैं, सामाजिक स्तर पर देखते हैं, सोचते हैं, तो उसका तो सॉल्यूशन कानूनी रूप से हम निकाल भी लेते हैं। बाकी पारिवारिक स्तर पर जब हम जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हर घर में, हर परिवार में इन अधिकारों की वजह से वो अधिकार नहीं होते, वहाँ पे हम उसको हक बोलते हैं बेसिकली घरों में, कि मेरा हक है, मेरा कहना नहीं माना जा रहा है, तो उस वे में हम उसको इंडिकेट करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे पति पत्नी हैं, या सास ससुर हैं, या बच्चे हैं, तो उनका जो अभी सिनेरियो बना है जी। वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बन गया है। तो उसको हम किस तरह से सही दिशा में ले जा सकते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण और आज के सांदर्भिक प्रश्न भी है। क्योंकि आज जिस तरीके से हम डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो इन्हीं सारी खबरों से रक्त रंजित पाया जाता है कि इसने उसको कुछ कह दिया और उसके कारण, कहा-सुनी के कारण ये हो गया, वो हो गया। ऐसी घटनाक्रम हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न कहीं न कहीं आपसी सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति जो फ़ेथ है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, उसका अभाव, और अपने आप को, स्वयं को उच्च साबित करना सदैव, यही अभिलाषा। तो इस कारण से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो राइज़ होती है। इसका मुझे लगता है कि एक ही समाधान है। एक सामंजस्य जो है वो बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। समन्वयशीलता होनी चाहिए परिवारों में, आपसी समझ होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें तो बिना डायलॉग के संवादहीनता की स्थिति के कारण भी एक जो शंका है या आशंकाएँ हैं वो उत्पन्न होती है, जिसके कारण से वो जब आशंका होती है तो कब किस रूप में परिणत हो जाती है वो किसी को नहीं पता। तो वो जो ज्वालामुखी के रूप में कोई चिंगारी तब्दील हो, उससे पहले यह स्थिति होनी चाहिए कि उसे उसी स्थिति में उसे शांत कर दिया जाए, और एक आपसी बातचीत और एक पारस्परिकता और समन्वयशीलता परिवार में स्थापित होके, और वो सारी चीज़ें कभी आए नहीं भविष्य में। कोशिश यही करनी चाहिए, अगर एक को यदि गुस्सा भी आ रहा है तो दूसरे को थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, और कोई कहीं बात ना नहीं। कहीं मतलब हम अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य पे फोकस करें तो आई थिंक इसके रिजल्ट बिल्कुल, अच्छे निकल बिल्कुल। सकते देखिए, हैं। अधिकार सब ये मानते हैं कि मैं क्यों, मैं ही क्यों करूँ ये काम, मुझे क्यों करना है? लेकिन होना ये चाहिए कि भई सभी को अपने-अपने स्पेस मिले और सब दूसरे को भी स्पेस दें। अपनी स्पेस तो तभी मिल पाएगी ना, जब हम दूसरे को स्पेस
भेज देंगे, यदि हम सोचेंगे नहीं कि मुझे तो नहीं मिल रही, तो एक जो अपना आयाम जो है वो इतना विस्तृत रखना और उसके कारण दूसरे के आयाम को संकीर्ण कर देना, ये कहीं ना कहीं इसका बेसिक रीज़न होता है। तो निश्चित रूप से आप अपने जब कर्तव्यों का भान ज़्यादा होगा तो दूसरे के अधिकार को उसी समय से स्पेस हो जाएगी, उसी समय दोनों में एक तारतम्यता स्थापित हो जाएगी। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल आप सही ये कह रहे हैं बहुत मैम। मुश्किल नहीं है, बस एक आपसी समझ की और सोचने की आवश्यकता है, सोच का पहलू ज़्यादा है। एक बार एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी जो माहौल है, शिक्षा का पूर्ण रूप से माहौल है 21वीं सदी में, पूर्ण भारतवर्ष में सभी शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं, फीमेल्स का गर्ल्स का भी शिक्षा के ऊपर पूरा जोर है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा पर्सनली, कि जैसे पढ़ाई शादी तक तो बच्चियां सब करती हैं, और शादी के बाद भी कुछ ही बच्चियां हैं जो आगे उसको कंटिन्यू रख पाती हैं, बाकी अपने घर परिवार में ही वो एडजस्ट हो जाती हैं। आप जैसे अपना घर भी संभाल रहे हैं, शादी के बाद अपनी चीज़ों को भी अच्छे से निभा रहे हैं, उन गर्ल्स को मैं बेसिकली मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि क्या शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, या उनका जो पर्सनल हॉबी है, जैसे किसी का डांस का है, किसी का सिंगिंग का, व्हाटएवर जिस भी फील्ड में वो एक्सपर्ट रही हैं शादी से पहले, क्या वो उसको कंटिन्यू कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सबका अपना-अपना चयन होता है, चॉइस होती है और हर एक का राइट टू चॉइस का अधिकार है कि मुझे किस फ़ील्ड में जाना है। मुझे शादी के बाद यदि मुझे घरेलू ज़िम्मेदारियों का ही निर्वहन करना है तो वो भी श्रेयस्कर है। यदि कोई शादी के बाद पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहती है तो ये उसकी इच्छा है। कोई शादी के बाद यदि कोई नृत्य या डांस या कोई सिलाई-कढ़ाई जो जिस कार्य में प्रवीण है, जो जिस कार्य में सर्वोच्च है, उसे उस कार्य में जाना चाहिए। मुझे लगता है तभी वो अपने जीवन में संतुष्टि जो सैटिस्फैक्शन है वो तभी आ पाएगा जब आपका वहाँ इंटरेस्ट है, रुचिकर विषय है। कोई पाक कला में निपुण होता है तो कोई खाने में भी निपुण होता है तो जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम करना चाहिए, मुझे लगता है तभी वो अपना श्रेष्ठ दे पाएगा। लेकिन हमें यहाँ सबसे बड़ी पता है दिक्कत क्या होती है, कि वो करना तो चाहती है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन वो अपने आप को घरेलू संबंधों में इतना उलझा लेती है, उससे लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, उसको साथ मिल रहा है, वो करना भी चाह रही है, लेकिन वो बाहर नहीं निकालना चाहती अपने आप को। तो ये जो मनोदशा का भाव पैदा उसके अंदर हुआ है समय के अनुसार, तो उसको क्या एक्चुअल में किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, या अपने आप वो निकल सकती है बाहर? देखिए अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे वो करना था और मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए उसको काउंसलिंग के ज़रिए से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन क्या वो वास्तव में क्या वो उस अपनी पेरिफेरी से वास्तविक रूप में निकलना चाहती है? पहला प्रश्न तो ये है। क्योंकि यदि वो नहीं निकलना चाहती, उसकी खुद की इच्छा नहीं है, वो खुद ये चाहती है, अगर जो भी महिला है, वो चाहती है कि नहीं मैं संतुष्ट हूँ, मैं मेरा परिवार और ये सारी चीज़ें मेरे लिए मायने रखती है, बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे लगता है सबसे संतुष्टि का भाव होगा। उसे क्यों जाना है फिर कहीं और, यदि उसका परिवार उससे खुश है और वो उससे खुश है तो दैट इज़ गुड। और इसके अलावा क्यों ज़बरदस्ती उसको कोई चीज़ थोपी जाए, इम्पोज़िशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बातें बताई आज मैम आपने, और मुझे लगता है कि एक आपके द्वारा जो मैसेज कन्वे हुआ आज हमारी ऑडियंस के व्यूअर्स को, तो काफ़ी हद तक आपके सवालों के जवाब आपके माध्यम से आपको प्राप्त हुए होंगे, और इतने सटीक तरीके से सरल शब्दों में मुझे नहीं लगता कि कहीं से आपको और आंसर्स मिल सकते हैं किसी काउंसलर के द्वारा भी। और सबसे बड़ी बात कि इतनी अच्छी डिग्रीज, इतना अच्छा पद, इतना सब कुछ आपने प्राप्त किया, और आप खुद अपने आप को आज भी डाउन टू अर्थ फील करते हैं, और इतने प्यारे तरीके से आप शेयर कर रही हैं। तो ये मैसेज, ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट मुझे लगता है आपके लिए बहुत हद तक फ्रूटफुल होने वाला है। मैम आपने इतनी अच्छी जानकारी बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारा एक उसूल है हमारे कार्यक्रम का, कि जाने से पहले हमारे जो गेस्ट होते हैं उनके माध्यम से हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक प्यारा सा संदेश आपको डेडिकेट करना है। जी, मेरा केवल यही संदेश है सभी को कि आप अपने कार्य में ऐसे बनिए कि लोग याद रखें आपको, क्योंकि समय नदी की धार में सब बह जाया करते हैं। हमेशा उन्हीं को याद किया जाता है जो इतिहास बनाया करते हैं। तो हमें एक ऐसा काम करना है, जो भी जिस कार्य में अच्छा है वो काम करिए। देखिए आपको खुद को जहाँ सैटिस्फैक्शन मिलता है, जहाँ अच्छा लगेगा, आप दूसरों से सहानुभूति रख के ही काम नहीं चलेगा, आप परानुभूति भी रखिए। सिंपैथी के साथ एम्पैथी भी बहुत ज़रूरी है आज। और ये मैं वैसे नहीं कह रही कि मुझे कहना है, मैं ये फ़ील करती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ। तो यही फीलिंग जो है सबको अपने अंदर समेटनी चाहिए, भाव रखे तो बहुत श्रेयस्कर होगा। एक
एक अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र बनेगा, एक अच्छा विश्व बनेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी, सर्वे भवन्तु सुखीमय और सर्वे भवन्तु निरामया की भावना इसी आधार पर हो सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगा और हमें इतना समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ, नई जानकारियों के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।